नो काताची, एक एनीमे जिसे देखकर यह समझ नहीं आता कि इसे कैसे आंका जाए। लड़की जन्म से ही सुनने की समस्या से ग्रस्त है, इसलिए उसकी बोलने की ध्वनि भी अजीब हो गई है। यह उसका 13वां प्राथमिक विद्यालय था जहां उसने स्थानांतरित किया था। शिक्षक ने उसे अपना परिचय देने के लिए कहा और अभी तक बहुत शोरगुल वाली कक्षा अचानक शांत हो गई। उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली। लड़की का नाम निशिमिया शोको था। सहपाठियों की हैरानी के बीच उसने अगला पृष्ठ पलटा। शोको ने पहले से लिखे नोट्स के माध्यम से सहपाठियों को बताया कि वह सुन नहीं सकती। शायद सहानुभूति के कारण शुरुआत में सहपाठी उसके प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आए, लेकिन संगीत की कक्षा में क्योंकि उसके कान सुन नहीं सकते थे, उसने पहले ही ताल पकड़ ली, इसलिए उसे अन्य सहपाठियों की ठंडी हंसी और ताने सहने पड़े। कक्षा में जन्मजात बधिर होने के बावजूद उसे भी शिक्षक द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नामांकित किया जाता था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाती थी, फिर भी उसने सफलतापूर्वक उत्तर दे दिया। समय के साथ कक्षा के सहपाठियों की रुचि खत्म हो गई और उन्होंने शोको को अलग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ ने उस पर पत्थर भी फेंके। 小子的眼里这种行为却变了味，以为江野是想跟他做朋友，江野直接抓起一把沙子找小子扔了过去。为了让同学能和小子更好的交流，老师专门开了手语课，可没有一个同学愿意学，觉得写在本子上交流更简单。 छात्रों की हरकतों से शिक्षक कुछ असहज हो गए, लेकिन कोने में बैठी एक लड़की ने सांकेतिक भाषा सीखने की इच्छा जताई और दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह भी अलग थलग पढ़ने का शिकार बन गई। सहपाठियों की उपेक्षा सहन न कर पाने के कारण छोटे मोटे ने अंततः स्कूल बदल लिया और पूरी कक्षा में केवल शोको ही अकेली रह गई। लेकिन ब्रेक के समय यामादा ने ब्लैक बोर्ड पर उसके बारे में बुरी बातें लिख दी। शाओजी भी इस समय कक्षा में आई, बस 2 सेकंड के लिए झिझकी। जांगिए ने अच्छा बनने का नाटक किया और खुद के लिखे बुरे शब्दों को मिटा दिया। सच्चाई से अनजान शाओजी ने पास की चौक उठाई और ब्लैकबोर्ड पर जांगिए का धन्यवाद लिखा। इसके बाद से यशो हर दिन श्योको को परेशान करता था। उसके हियरिंग एड को कूड़ेदान में फेंक देता, जानबूझकर उसे गिरा देता, श्योको की नोटबुक में इधर उधर लिख देता, सफाई करते समय उसके सिर पर पानी डाल देता। यहाँ तक कि जब यशो उसका हियरिंग एड खींचता तो उसकी पहले से ही बधिर कान को चोट पहुंचाता। फंक्शन के समय श्योको ने कुछ लोगों को रोका। उसने दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर ले लिया और नोटबुक में मुझे माफ करें लिखा। लेकिन उसकी यह हरकत यामादा की नजर में चुनौती थी। श्योको ने फिर से सांकेतिक भाषा का उपयोग किया। यामादा से दोस्ती करना चाहती थी। यामादा थोड़ा गुस्सा हो गया और सीधे नोटबुक को पानी के टैंक में फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि श्योको ने बिना झिझक पानी के टैंक में छलांग लगा दी। पानी के तालाब में शोको को देखकर यासुके को थोड़ी सी ग्लानि हुई, क्योंकि बहुत समय पहले उसके साथ भी सहपाठियों ने ऐसा ही व्यवहार किया था। इस घटना के बाद शोको ने स्कूल आना बंद कर दिया, क्योंकि इस स्कूल में आने के दौरान महंगे हियरिंग एड्स न जाने कितने बार खराब हो चुके थे। यासुके ने अपनी बाल काटकर पैसे कमाने वाली माँ के बारे में सोचा, तब उसे इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ। जांगिए इची शाओजू को परेशान करने वाले सहपाठियों ने खुद को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। जांगिए की माँ भी माफी मांगने आई। उसके बाद जांगिए अकेला पड़ गया। शाओजी के साथ किए गए सभी काम अब उसी के साथ हो रहे थे। शाओजी भी स्कूल वापस आ गई। जब जांगिए कक्षा में वापस आया तो उसने देखा कि शाओजी उसकी मेज साफ कर रही थी। जंग भी नहीं समझ पाया कि शाओजी ने ऐसा क्यों किया। वह उसके पास गया और दोनों ने बहस शुरू कर दी। दोनों के अंदर जमा हुई भावनाएं भी इस समय फूट पड़ी। बाद में श्योको भी स्कूल बदल गई। जब तक यासुहिरो हाई स्कूल में नहीं आया तब तक श्योको से दोबारा मुलाकात नहीं हुई। यासुहिरो के माफी मांगने से पहले ही श्योको तेजी से दौड़ गई। यासुहिरो ने उसका पीछा किया और उसका नोटबुक उसे लौटा दिया। फिर यासुहिरो ने लंबे समय से सीखी हुई सांकेतिक भाषा का उपयोग करके श्योको से दोस्ती करने की कोशिश की। श्योको कुछ हैरान हुई, लेकिन तुरंत सहमत नहीं हुई, जबकि यासुहिरो पहले ही अपने पिछले व्यवहार के लिए पछता रहा था। अभी कुछ समय पहले जांगिए ने कैलेंडर फाड़ दिया, अपनी रोज की पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दी, जो कुछ भी बेच सकता था बेच दिया और सारा पैसा निकालकर अपनी माँ को दे दिया और अकेले ही पुल पर आ गया। हाँ, जांगिए आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन पुल के नीचे पटाखे फोड़ती कुछ लड़कियों को देखकर जांगिए ने अपना इरादा छोड़ दिया। घर लौटकर उसने अपनी माँ से माफी मांगी और फाड़े गए कैलेंडर को ठीक किया। जब उसने देखा कि किसी की साइकिल छीनी जा रही है तो वह आगे बढ़कर मदद करने लगा। जल्दी ही जांगिए ने शाओजी की कक्षा का पता लगा लिया, लेकिन जब वह शाओजी से मिलने गया तो उसे एक व्यक्ति ने रोक लिया जो खुद को शाओजी का बॉयफ्रेंड बता रहा था। घर लौटते समय उसकी चोरी हुई साइकिल भी शाओपांग ने ढूंढ निकाली। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जब जांगिए फिर से शाओजी से मिलने गया तो उसे फिर से उस टॉम बॉय ने रोक लिया। शाओपांग ने आकर उसे झगड़ा किया और उनकी हलचल ने शाओजी का ध्यान आकर्षित किया। जांगिए और शाओजी पुल पर मछलियों को खाना खिलाने आए। अचानक शाओजी ने पुरानी नोटबुक खोदी और बचपन की तरह बिना झिझक के कूद गई। शाओजी को खतरे में देखकर जांगिए भी उसके पीछे कूद गया। अलग होते समय शाओजी ने जांगिए को अलविदा का इशारा किया, लेकिन उसका नदी में कूदने का दृश्य नकली लड़के ने फोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया और उसे स्कूल से सजा मिली। जब पार्क में बहन को स्कूल से लेने गया तो देखा कि एक लड़का गंदी हालत में खिलौना गाड़ी में सो रहा था, और जब जांगिए जाने की तैयारी कर रहा था तो वह भूख से बेहोश हो गया। जांगिए उसे घर ले आया और पेट भर दिया, लेकिन रात में आराम करते समय वह चुपके से बाहर चली गई। असल में वह शाओजी की बहन थी। जांगिए उसे घर वापस ले गया तो शाओजी की माँ ने आकर जांगिए को थप्पड़ मार दिया। अगले दिन कुछ लोग मिले। शाओजी ने जांगिए से कहा कि वह उन प्राथमिक स्कूल के सदस्यों को वापस पाना चाहती है जो उसके साथ खेलना चाहते थे। जल्दी ही कुछ लोग एक साथ खाने के लिए मिलने का समय तय कर लेते हैं।
खोज जारी रही पूरे 2.5 दिन तक। जब कुछ लोग हार मानने वाले थे तभी घर लौटते समय उन्हें वह सवारा मिल गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। दोनों हंसते बोलते इन वर्षों के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन घर लौटते समय शियोको फिर से उस उएनो से मिला जिसने उसे पहले धमकाया था। उसने पहले की तरह आकर शियोको का हियरिंग एड खींच लिया। यामादा ने समय पर उसे रोक दिया। उएनो ने दोनों दोस्तों का मजाक उड़ाया। क्योंकि शियोको ने हियरिंग एड नहीं पहना था वह एक भी शब्द नहीं सुन सका। बाद में यामादा घर लौट आया और शियोको भी खुश रहने लगी। उसने पहली बार पोनीटेल बांधी। स्कूल के बाद उसने यामादा को ढूंढा। शियोको ने अपना तैयार किया हुआ उपहार निकाला जिसमें 3 टॉफियां थी। शियोको ने इस समय 2 शब्द कहे, चांद और। यामादा ने इसे चांद का मतलब समझा। शियोको शर्माते हुए भाग गई। यामादा ने कक्षा के सहपाठियों से पूछा कि लड़की का अचानक हेयर स्टाइल बदलने का क्या मतलब होता है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बताया। अगले दिन कुछ लोग एक साथ मनोरंजन पार्क में मिले, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उएनो भी आ गया और उसने ऐसा दिखाया जैसे वह शियोको को बहुत अच्छी तरह जानता हो। और उसने शियोको को उसके साथ फेरिस व्हील पर बैठने के लिए कहा। बहन ने कुछ गड़बड़ महसूस की और कैमरा शियोको के गले में टांग दिया। घर लौटने के बाद बहन कैमरा लेकर यासु को ढूंढने गई। असल में उसने पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। फेरिस व्हील पर उएनो ने जो कुछ भी कहा वह सब शियोको की गलती के बारे में था और उसने शियोको को थप्पड़ भी मारा। जल्द ही वीडियो समाप्त हो गया। दोनों चुपचाप थे। दोनों ने मछलियों को खाना खिलाने का वादा किया, लेकिन समय पर शियोजी नहीं आई। केवल शियोजी की बहन आई। उसने यामागुची को बताया कि शियोजी नहीं आई क्योंकि उनकी दादी का निधन हो गया था। शियोजी का मन हल्का करने के लिए यामागुची ने उसे पहाड़ पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया। रास्ता बहुत खड़ी था। यामागुची अचानक फिसल गया। शियोजी ने तुरंत माफी मांगी क्योंकि उसका मानना था कि उसके साथ रहने वाले लोग हमेशा दुर्भाग्य का सामना करते हैं। इसके बाद के दिनों में जांगे हर दिन शाओजी को बुलाता था। साथ में फिल्म देखने गए, साथ में फ्राइड चिकन बर्गर खाने गए। यहाँ तक कि शाओजी के साथ मिलकर माँ का जन्मदिन भी मनाया जैसे पहले की कोई अप्रिय घटना हुई ही नहीं थी। कुछ लोग रात में साथ में आतिशबाजी भी देखने गए, लेकिन आतिशबाजी खत्म होने के बाद शाओजी पहले ही घर लौट गया। जब जांगे घर का दरवाजा खोल रहा था उसने देखा शाओजी आत्महत्या करने वाला था। तुम्हें विश्वास है क्या, शाओजी? जांग भी ने उसे पकड़ लिया। अपनी सारी ताकत लगाकर शाओजी को ऊपर खींच लिया, लेकिन वह खुद नीचे गिर गया। जांगे को बचा लिया गया। जिये ने सारी गलती शाओजी पर डाल दी। शाओजी माँ भी वहां पहुंच गई और दोनों में झगड़ा हो गया। जांगे की माँ ने दोनों को अलग किया और शाओजी के सामने आ गई। शाओजी सीधे घुटनों पर गिर गया और रोते हुए कई बार माफी मांगी। उसने सारी गलतियों का दोष खुद पर मढ़ दिया। यहाँ तक कि जिये की माफी पाने के लिए हर दिन उसके काम से लौटने से पहले उसकी माफी का इंतजार करता था, चाहे आंधी हो या बारिश। दोनों ने कोई बात नहीं की। दोनों जैसे माफी पा चुके थे। रात में शियोको ने सपना देखा कि अस्पताल में यासुहिरो कभी नहीं जागेगा। अस्पताल जाते समय उसने दिल दहला देने वाली चीखें निकाली। जांग भी जैसे कुछ महसूस कर रहा था। वह बेहोशी से जाग गया और रोने की आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। दोनों के मिलने के बाद उन्होंने एक साथ अपनी आंखें मली। जब यह सुनिश्चित हो गया कि दोनों अभी भी जीवित हैं, तो जांग ने पहले शाओजी को तंग करने के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। इसके बाद जांग ने अपने मन की धारणाओं को भी छोड़ दिया। कोमल और सही लोग हमेशा जीवित रहना कठिन पाते हैं, क्योंकि यह दुनिया न तो कोमल है और न ही सही। लेकिन यह फिर भी कोमल लोगों को कोमल बने रहने और सही लोगों को सही बने रहने से नहीं रोक सकता।